सारे लोग आ गए। सबसे पहले राम राम सभी को। कितना टाइम हुआ आपको आते हुए? अरे 2 महीने हो गए होंगे। तो आज तो मैं पढ़ाने वाला तो हूं नहीं आपको। आज मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताने वाला हूं कि अपन पढ़ने के दौरान कौन सी गलतियां करते हैं, क्योंकि कल से आपके बैच प्रॉपर अलग अलग हो जाएंगे। आज तो रीट लेवल 1 वाले भी बैठे हैं, लेवल 2 वाले भी बैठे हैं, सेकंड ग्रेड साइंस वाले भी बैठे हैं। देखो कभी भी अगर अपन बात करें, आपको 2 महीने हो गए होंगे यहाँ पढ़ते हुए। कुछ सवाल है मेरे बेसिक जो आप लोग जवाब देना, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। याद करो जब पहली बार तुम यहाँ डेमो देने आए थे वो दिन याद है आपको? शुरुआत की पहले दूसरे तीसरे दिन की क्लास याद है? जिस दिन पहली बार कोचिंग की दहलीज पर पांव रखा था, उस टाइम मन में क्या सोचा था? क्या आया था मन में, क्या आया था? बोलिए। टीचर बनने वाले हो ना? वेरी गुड। तो मैं एक स्टूडेंट हूं ऐसा समझो, एक मास्टर से सवाल कर रहा है। बोलिए, क्या सोचा था जब पहली बार आप आए थे कोचिंग क्लास में बैठे थे, सर आए होंगे, तो क्या सोचा था आपने? अच्छे से पढ़ाई होगी या अच्छे से पढ़ाई करूंगा? दोनों। हाँ बोलिए। कुछ अच्छा, सक्सेस होके नहीं जाओगे? वेरी गुड। हाँ, आप भी बैठे हो। हाँ बोलिए, क्या सोचा था मन में जब पहली बार कोचिंग आए थे, क्लास में बैठे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अच्छा, भर्ती पूरी लेके निकलोगे, मतलब सारी सीटें आप ही ले जाओगे यूं? चलिए, और कोई जवाब देना चाहेगा? तो देखो क्या होता है, जब हम पहली बार कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, पहला दिन होता है, मन में पहला सवाल तो यही आता है कि अब मैंने एडमिशन ले लिया है, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहला सवाल यही आता है मन में। लेकिन देखो, सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन लेना है, दोनों में बहुत फर्क है। सिलेक्शन हो जाएगा इसका मतलब तुम सिर्फ कोचिंग के भरोसे हो कि कोचिंग जैसा करवाएगी वैसा कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एक वर्ड आता है सिलेक्शन लेना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर यह है कि मैं ऐसा पढ़ के जाऊंगा या इस तरीके से पढ़ूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा आराम से। अब देखो, सिलेक्शन जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, पड़ोसी सब बढ़िया है? सब बढ़िया है? वेरी गुड, इधर आ जाओ। हाँ, तो जब जब भी कभी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखो एग्जाम जो है ना वो एक तरह का युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक तो युद्ध में जो सेनापति युद्ध लड़ने जाएगा वो सेनापति कैसा है वो भी देखा जाता है। दूसरा, सेनापति ने युद्ध की तैयारी कैसे की है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं ना, लड़ाई लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लड़ाई की तैयारी आपने कैसे की है। बाकी तो युद्ध का मैदान बताएगा कि परिस्थितियां कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अगर आपने युद्ध की लड़ाई, जब आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो युद्ध की लड़ाई में क्या होने वाला है, मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लड़ना है, ये चीजें अगर आपने पहले ही सोच ली, पहले ही तैयार कर ली, तो याद रखना लड़ाई बहुत आसान हो जाती है जीतने के लिए। अब बात आती है कि जब हम तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो होता है वो होता है सिलेबस। अच्छा, किस किस के पास सिलेबस है? फोन में नहीं, फोन में नहीं, हार्ड कॉपी के रूप में। मतलब तुम्हें तुम्हारे शत्रु के बारे में ही नहीं पता है तो तुम लड़ाई कैसे जीतोगे? इस सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है सिलेबस। सिलेबस है ही नहीं तो याद तो होगा ही नहीं कि सिलेबस में कौन से टॉपिक है कैसे नहीं है। तो सबसे पहला टॉप पॉइंट आता है कि सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। और जो भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हो या जो भी सब्जेक्ट आपके क्लास में शुरू हुए हैं, वो सिलेबस उस कॉपी के पहले पेज पे होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर ये पॉइंट है, मुझे इतने पॉइंट पढ़ने हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो कह रहा हूँ सिलेबस ही याद होना चाहिए कि मेरे ज्योग्राफी में ये सिलेबस है, हिस्ट्री में ये है, आर्ट एंड कल्चर में है, ये आपको पहले से ही पता होने चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो आता है वो आपके जो आता है वो कौन आता है, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगला पड़ाव आता है सिलेबस को समझना। कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता है कि सिलेबस जो दिया है उनके पूछने का तरीका क्या है, ये टॉपिक सब्जेक्ट में दिया क्यों है इसमें। तो सिलेबस को सबसे पहले समझना पड़ता है और सिलेबस को समझने के लिए सिलेबस को अपने को पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है।
पार्ट का मतलब ये होता है कुछ सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। कोरिलेट का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूं ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके आर्ट एंड कल्चर के कोरिलेट होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जब आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में स्टेट पॉलिटी अलग होती है, सेंटर पॉलिटी अलग होती है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो दोनों में क्या आते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है लगभग सेम चीजें होती है सारी। तो सर तो आपको हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर अलग पढ़ाएंगे, तो आपके दो अलग अलग जगह चीजें होगी लिखी हुई, लेकिन आपको अलग से ये करना है कि उन दोनों पॉइंट को एक साथ एक ही जगह पर लिखना है। उससे क्या होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वही चीज वापस रिपीट होगी जो आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़नी है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो हिस्ट्री वाला पॉइंट अगर आपने वहां लिखा है तो वही चीज वापस यहां रिपीट होगी, तो आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। तीसरी बात आती है, पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आपको नोट्स बनाने होते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, भली पूरी, और कोई भी ऐसी किताब नहीं है जहां से 100 के 100 सवाल आ जाए या 100% सवाल एग्जाम के बैठ जाए। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, कई कई बार एक आध सब्जेक्ट में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम चांस है कि पूरे के पूरे सवाल जो है वो किस में से आए, नोट्स में से। अब नोट्स में से ज्यादा अगर टीचर बहुत अच्छे मेहनत करते हैं तो 90 से लेकर कितना कवर करवा लेगा, 95% कवर करवा लेगा। लेकिन जब वो 100% की तरफ बढ़ता है टीचर, तो आपके किताबें नहीं, आपके नोट्स नहीं, वो लाइब्रेरी बन जाती है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जैसे आप हिस्ट्री की बात कर लो, अब हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री लिखो तो पता चले कम से कम कितने पेज के नोट्स बन गए, 500 पेज के नोट्स बन गए। अब जब आपके सर ने बोला कि नहीं 500 पेज तो बच्चे खाली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, तो सर जो है उस नोट्स को समराइज करते हैं और समराइज करके उस नोट्स को कितने पेज में लेकर आ जाते हैं, 250 पेज में लेकर आ जाते हैं। अब 250 पेज में जब सर लाएंगे तो 100% है, कुछ चीजें ऐसी है जो छूट सकती है और कुछ चीजें ऐसी है जो छूटेगी जो आपके एग्जाम में भी आएगी, लेकिन सर ने ये कोशिश करी है कि 90% तक तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो ही जाए। जो सवाल एग्जाम में आने वाले हैं या जिस तरीके से आ रहे हैं वो 90% सवाल बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में यूं रहता है कि नहीं, मेरे को तो 100 के 100% चाहिए। और बस यही हमारी गलती होती है सबसे बड़ी, कि हम जब 100 के 100% सवाल लेने के चक्कर में जाते हैं तो इस 250 पेज की जगह कितने पेज पढ़ने लगते हैं, 500। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि 500 पेज एक बार पढ़ने से अच्छा है 250 पेज को कितनी बार पढ़ो, 2 बार। क्योंकि 500 पेज एक बार पढ़ने से ये श्योर नहीं हो आप कि 100% एक्यूरेसी से आप सवाल कर लोगे, लेकिन हाँ, अगर 250 पेज आपने 2 बार पढ़ लिए ना तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपकी एक्यूरेसी 80 से लेकर 85% तक पहुंच जाएगी। और किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 90% नहीं जाती है, ये बात आप जानते हो। ये हमारी सबसे पहली गलती है कि हम जो है वो बहुत ज्यादा पोथे बड़े बड़े बना देते हैं, इधर से कुछ देखा वो भी लिख दिया, इधर से कुछ देखा वो भी लिख दिया, और सारा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। ये वाली चीज अपने को पहली बार नहीं करनी है। तो 500 सर ने जो लिखाया है, सर पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, और बिना भरोसे की दुनिया चलती भी नहीं है, भरोसा आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तीसरी एक गलती और आती है जब हम नोट्स बनाते हैं। जब हम नोट्स, हमारे क्लास नोट्स होते हैं मोस्टली तो वो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपने को ये करना पड़ता है। जैसे पुराने पेपर जब कई बार देखते हो, जो पिछला पेपर एलडीसी का हुआ, उससे पहले वाले जो पेपर हुए, मोस्ट ऑफ सवाल जो है वो कहां से आते हैं, मानो या नहीं मानो, कहीं ना कहीं सारी चीजें कहां आके खत्म होती है, एनसीईआरटी होती है। अब एनसीईआरटी में चीजें भी पूरे लेंथी में नहीं है, समराइज करके दी हुई है। अब आपके सर ने जब हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाया, उसमें हो सकता है 4-5 लाइनें, 5-6 लाइनें छूट गई हो, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी कर लो आप, तो एनसीईआरटी में जो लाइनें आपके सर ने आपको नहीं लिखवाई है, वो लाइनें आपके कहां जानी चाहिए, नोट्स के अंदर। वो लाइनें आप नोट्स के अंदर लिखो, ताकि उससे क्या होगा, आपके नोट्स जो है वो लगभग पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे। तीसरी बात, एक नोट्स बनाने के दौरान एक गलती और आती है, हम नोट्स बना लेते हैं, फिर भी मन में हमेशा रहेगा कि यार कहीं यहां से बाहर सवाल आ गया तो क्या होगा। और उसके चक्कर में क्या होता है, जैसे कोई हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, कोई भी ऐसा बंदा जो सेलेक्ट हुआ है, वो यूं बोलेगा कि भाई मैंने तो उसकी बुक पढ़ी थी, वहां से सवाल आते हैं।
दूसरे दिन आप मार्केट में गए, वहां से वो बुक उठा के लाए। पता चला आपका पड़ोसी जो यहाँ पे क्लास में बैठता है, उसकी फर्स्ट सेकंड रैंक आती है टेस्ट में। आपने उससे पूछा भाई तू क्या पढ़ता है, तो उसने बोला मैं क्लास नोट्स के अलावा इस पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी मैं पढ़ता हूं। तो दूसरे दिन आप मार्केट में गए, फिर वो बुक उठा के लेके आ गए। ऐसे पता चला आपने 4-5 तो पब्लिकेशन की बुक इकट्ठी कर ली। जैसे साइकोलॉजी की बात करूं, साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है। जैसे रियाज सर नो डाउट आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो रियाज सर के नोट्स हो गए। फिर आपका मन नहीं भरा, आप मार्केट में गए, वंदना जादौन की जो पब्लिकेशन की बुक आती मैडम की, वो आपने देखी, वो उठा के लेके आ गए। फिर पता चला धीर सिंह जी सर की बुक आती है, वो भी उठा के लेकर आ गए। पता चला कोई और सर है जो नए हैं, वो अच्छा चल रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी बुक उठा के लेके आ गए। अब एक ही सब्जेक्ट के कितने नोट्स हो गए आपके, और 4 बार। हर टीचर की लैंग्वेज अलग अलग होती है। जितनी भी बुकें हैं आप सारी बुक उठा देख लेना, मुश्किल से 5 से 10% फर्क होता है। हेडिंग में फर्क होता है, क्रम में फर्क होता है, चीजें वही की वही होती है, सार वही का वही होता है। लेकिन जब आप एक ही टॉपिक को, एक ही परिभाषा को, एक ही सिद्धांत को 4 अलग अलग भाषाओं में पढ़ोगे ना, तो जो लास्ट में एग्जाम में सवाल आएगा ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दूंगा। तो ये गलती आपको करनी ही नहीं है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, हाँ एक नोट्स ले लो, इसके अलावा कोई एक पब्लिकेशन ले लो। अगर आप ज्यादा ही ज्यादा कर रहे हो तो कोई एक पब्लिकेशन की बुक ले लो जो आपको लगता है कि वो बेस्ट है मेरे लिए। तो वो पब्लिकेशन की बुक प्लस आपके नोट्स, बस इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट नोट्स आपकी क्लास बुक के अंदर, जो क्लास नोट्स होते हैं उसके अंदर तैयार करो, और बस उसी को पढ़ते रहो। जब भी आप टेस्ट दोगे, यहाँ पे टेस्ट में हो सकता है 50 में से 20 से 25 सवाल, कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं करता हूं, कई बार मैं ये करता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उसमें से केवल 60% सवाल देता हूं, 40% सवाल क्लास टेस्ट में मैं बाहर से देता हूं। ऐसे सवाल देता हूं जो बच्चों ने कभी पढ़े ही नहीं है। अब उसका टारगेट मेरा ये नहीं है कि जानबूझ के उनको दे रहा हूं, नहीं, अपनी कई बार आदत होती है, जो बाहर से सवाल आते हैं ना, लास्ट में बैठे रहते हैं, टाइम बचा रहता है, जय राम जी की करके पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई ऑप्शन टिका देते हैं, और वो सवाल कहां चले जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं दुख देते हैं। बस मैं इसीलिए ये सवाल बाहर से देता हूं कि तुम्हारी छोड़ने की आदत पड़नी चाहिए। सवाल जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा है, हाँ सवाल देखा है, आपको लग रहा है 2 ऑप्शन में से एक राइट है, तो आप फिर भी आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो सवाल आपने बिल्कुल ही नहीं देखा है, उसमें भी अगर आप टप्पे लगा रहे हो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आगे जाके भारी पड़ने वाला है। मैं और बता दूं, मैं जैसे पिछली रीट की भर्ती की बात बताता हूं। एक लड़की थी, भींडर साइड की थी, भीलवाड़ा मुझे नहीं पता, सरिता चौधरी करके, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, एनसीईआरटी वगैरह सारी चीजें कवर कर रही थी। लेकिन उनकी एक गलती थी जो मैंने आपको नोट्स वाली बताई। एक तो ये, दूसरा है उसका पेपर 3 घंटे का पेपर है, मोस्टली उसका 2 से सवा 2 घंटे में पूरा हो जाता, लेकिन जो 45 मिनट बचते हैं ना, उसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी वो करके आती। अब उसके करने से क्या होता है, अगर वो बाकी 10 क्वेश्चन भी उसने छोड़े और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें वो टप्पे लगा के आ गई, और वो 10 के 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से क्या हो रहे हो, दूर हो रहे हो। और उसके शायद 0.3 या 0.25 नंबर से ही वो पीछे रही थी रीट मेंस के अंदर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और ये गलती आपको आएगी कब, सुधार कब करोगे इसमें, जो सवाल नहीं आ रहे हैं अपने, जब आपने पेपर पूरा कर लिया है उसको बंद करके बैठ जाओ कि अब मुझे दोबारा पेपर खोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी करो। सवाल को छोड़ने की आदत आपको बनानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो। जब तक आप नेगेटिव पे लगाम नहीं लगाओगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बात आती है नोट्स की। अब नोट्स में भी पढ़ने का तरीका होता है। कई बार हम कोई सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, तो क्लास में भी हम बड़ी तल्लीनता के साथ सर को सुनते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं। घर जाके भी जो सब्जेक्ट अच्छा होता है वो हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो जो अच्छा वाला सब्जेक्ट है वो और अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी आप एक विचार करना, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं होते हैं। एक आध सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बोर करते हैं या आपको समझ में नहीं आते हैं। अब जब कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, तो हमारी 2 गलतियां, एक तो उन टीचर की क्लास में बैठ रहे हो, मजबूरी में बैठ रहे हो कि क्लास है, लेनी है, ले रहा हूं, सर पढ़ा रहे हैं, सर समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, छापना है, क्लास ली, निकल गए। दूसरा रिएक्शन ये आता है, इधर से सर एंट्री मारते हैं, पीछे से बैग लेके गायब। उस 1 घंटे के दौरान आप रूम नहीं जाते हो, क्योंकि आपका शेड्यूल उस अकॉर्डिंग सेट नहीं होता है। या तो आप थड़ी पे बैठते हो, या कहीं बैठते हो, या पढ़ते नहीं हो बिल्कुल।
ये गलती आपको नहीं करनी है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आपने कोचिंग क्यों की है? जो चीजें वीक है उसी को तो स्ट्रांग बनाना है। और हम वही गलती वापस यहां रिपीट कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वीक है ना तो क्लास में ढंग से पढ़ते हैं ना ही घर जाके पढ़ते हैं, और जब ये दोनों ही नहीं करते हैं तो वो वीक सब्जेक्ट जो है वो आपका वापस क्या रह जाता है? वीक का वीक रह जाता है, और वही आगे जाके आपके सिलेक्शन में क्या करता है? बाधा पहुंचाता है। तो मत करो, वही जो होता है आपके क्या करता है? बाधा पहुंचाता है, और वही चीज आपको नहीं करनी है। हाँ, एक चीज आती है कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं जो वीक सब्जेक्ट है उसको सुधारें, बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रांग नहीं बन रहा है। तो उसका एक तरीका होता है, उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ दो। ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से लेकर 5, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके पैरेलल में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लो जो आपका बहुत अच्छा है, कि उस बहुत अच्छे वाले सब्जेक्ट को मैं इतना अच्छा कर लूं कि जो मैंने 5 सवाल यहां छोड़े हैं ना, उसमें से 1-2 सवाल मैं इधर से निकाल लूं। क्योंकि आप पूरा छोड़ोगे तो नुकसान होगा। उसके पैरेलल में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा जो आपके वहां दूसरा जो सब्जेक्ट छोड़ा है उसकी भरपाई कर सके। ये वाली चीज, ये वाली आदत आपके रहनी चाहिए मन में। अब जब आपके नोट्स हो गए, नोट्स पढ़ लिए आपने, अब पढ़ने में ये होता है कई बार ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो भूलता नहीं है, सब भूलते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, जिस चीज में अपना बहुत ज्यादा मन होता है, बड़े अच्छे से उस चीज को अपन देखते हैं, वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। कई बार होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अपने को एक बार दिख जाता है तो उसकी शक्ल ऐसे छप जाती है कि दोबारा भली वो 5 साल बाद भी मिले तो अपने को याद आ जाता है कि उसको यहां देखा था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जिस टाइम उस व्यक्ति को देखा था आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिवेट था, और वो परमानेंट मेमोरी में चला गया। और परमानेंट मेमोरी में अगर कोई चीज चली जाती है ना, वो मोस्टली हमेशा याद रहती है। जैसे बचपन की कुछ बातें, बचपन में कुछ घटनाएं जब आप छोटे छोटे थे तब की बातें आपको एग्जैक्ट वैसे ही याद है। क्यों याद है? कभी आपने दोबारा रिवाइज किया था उसको? नहीं किया। क्यों याद हो गई? क्योंकि आपने जिस टाइम उस चीज को जिया था ना, वो कॉन्शियस माइंड के साथ जिया था। और साइंस कहती है कि एक बार आप याद करते हो तो 5-7 दिन बाद में उसमें से 80% चीजें आप भूल जाते हो। लेकिन जब आप दूसरी बार उसको रिवाइज करते हो तो 80% में से 60% चीजें आप वापस क्या करते हो? कवर। और एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को अगर आप महीने में 3 बार रिवाइज कर लो तो लगभग 70 से 80% वो चीजें हैं वो आपके दिमाग में क्या होती है? छप जाती है। हाँ, आपके मन में यूं रहेगा कि मुझे याद नहीं है, लेकिन जब आप सवाल देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका रिमाइंडर एक्टिवेट होता है कि ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी और वहां पे ऐसे हो गई है। हाँ, पड़ोसी आपके सही है, सब बढ़िया है। हाँ, आपको ही कह रहा हूं, आपके पड़ोसी सबसे लास्ट। हाँ, आपके पड़ोसी सब बढ़िया है। हाँ, आपको ही कह रहा हूं, वेरी गुड। एक मेरी क्लास कभी भी आए ना, फोन पहले ही बंद करके ही आया करो, ठीक है? जो क्लास लेते हैं उनको पता है बहुत अच्छे से। दूसरी चीज है, नोट्स वाली बात अपन कर रहे थे। नोट्स जब आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है 20 से 30% चीजें आपको याद रहे, लेकिन उसको 7 दिन बाद रिवाइज करना जरूरी होता है एक बार। 7 दिन के बाद अगला रिवीजन आता है 14 डेज बाद में। एक जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो तरीका होता है वो यही होता है। 14 डेज के बाद उस चीज को तीसरी बार रिवाइज करने का तरीका होता है 21 दिन के बाद उसको एक बार और पढ़ो। और जब आप 21 दिन बाद पढ़ते हो तो लगभग 50 से लेकर 60% चीजें आपके क्या होती है? याद रहती है। और कई बार आपने खुद भी देखा होगा, एग्जाम के टाइम हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना तो लगता है ये भी याद है, वो भी याद है, सब याद है, लेकिन जो ही किताब बंद करके साइड में रखते हैं ना, 2 मिनट बाद मन में आता है कि कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो ही फिर उठा के देखते हो ना, फिर याद आता है ये तो अभी पढ़ा था, ये याद है। ये सबके साथ ऐसा होता है। आपके मन में आएगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब भी कभी ऐसा लगे ना कि मुझे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कुछ भी याद नहीं है, उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाओ, उस टॉपिक के प्रश्न करो। थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, थ्योरी आप पहले ही 4-5 बार पढ़ चुके हो। अगर आप सवाल कर रहे हो और 10 में से 7-8 सवाल सही हो रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद है। क्योंकि अगर 10 में से 8 सवाल भी आप कर रहे हो ना, इसका मतलब 80% रेशियो है, और 80% कट ऑफ जाने वाली नहीं है एग्जाम में, ठीक है? तो ये नोट्स को पढ़ने का तरीका आता है। सिलेबस के बाद हम कहां आते हैं? नोट्स की तरफ आते हैं। अब आता है तीसरा, हमारी कोचिंग का पहला दिन। याद करो, कोचिंग में जब पहले पहले दिन आते हैं ना तो नींद आती है आंखों में, बिल्कुल एकदम जोश के साथ बैठे होते हो, 4-5 अलग अलग तरह के पेन लेकर आते हो, ठीक है?
हेडिंग उससे लिखनी है, ये इससे लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे लिखना है। ये चीजें हम करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि चीजों को जब तक आप आकर्षक नहीं बनाओगे ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर नोट्स लिखे हैं, समझ में आया था मैंने अभी बोला जो थोड़ी देर पहले उनको, वेरी गुड। अब सुनो, तो हमने कहा 4-5 तरह के पेन यूज कर रहे हो, आप नोट्स को आकर्षक बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है। लेकिन याद करो वही चीजें जब 10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, 1 महीना निकल जाता है, वही एक सिंगल पेन, कोई जोश नहीं, नींद आ रही है क्लास में, मस्त, बस यही चीजें चलती रहती है। बस यही तो नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप पहले दूसरे तीसरे दिन आए थे, अगर अंतिम दिन तक वही जोश अगर आप बरकरार रख सको, बस वो फर्क क्यों आता है, क्योंकि जब आप पहले दिन आते हो तो आपके मन में आता है कि अब तो मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा और अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और वो मोटिवेशन 10 दिन बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और चीजें वही पुराने ढर्रे से चलनी शुरू हो जाती है, और हमारे साथ फिर रिजल्ट वही होगा। भाई अगर आप चीजें चेंज नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट वही होने वाला है जो पिछला रिजल्ट था। चीजें चेंज तभी होगी जब आप तरीके चेंज करोगे, ठीक है। फिर आता है कि जब आपके कोचिंग के अंदर टेस्ट होते हैं, अब कोचिंग के अंदर टेस्ट होते हैं तो भाई साहब पहले तो यूं होता है कि बहुत सारों के तो कोचिंग वाले दिन, जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन इमरजेंसी काम आ जाता है, कोई ना कोई अति आवश्यक काम आ जाता है, या फिर भाई साहब तबीयत खराब हो जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए होती है जिस दिन टेस्ट होता है। बस ये चीजें नहीं करनी है। फिर जब बच्चों से पूछते हैं ना कि भाई तुम टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, तो उनका लॉजिक क्या होता है, सुनो, कि सर टेस्ट देता हूं तो मेरी रैंक पीछे आती है तो फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी, पहला सवाल। तो मैं एक चीज और बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत होती ही नहीं है, और जब इज्जत ही नहीं होती है तो बेइज्जती का सवाल है ही नहीं, ठीक है। दूसरी, आपके पड़ोस वाला जो बेटा है कोई आपका रिश्तेदार है क्या? नहीं, आप मोस्ट ऑफ तो जानते भी नहीं होंगे, और जिनको हम जानते ही नहीं है उनके सामने बेइज्जती कैसी? पहला, अगर तुम्हारी ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है तो टेस्ट में तुम्हारा ओरिजिनल नाम नहीं लिख के आओ, घर का नाम है कालून लालू जो भी है वो लिख के आ जाओ, भाई वो नाम सिर्फ तुम्हें पता है ना, बाकी किसी को पता नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट तुम देख लोगे, पड़ोसी पूछता रहे, मत बताना उसको, और तो क्या है, ये काम कर सकते हो इसकी जगह। तीसरा आता है कि सर अब मेरी रैंक पीछे आती है तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, पढ़ रहा हूँ फिर भी रैंक नहीं आ रही है। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने आपको शुरू में बोला था, जितनी अच्छे से युद्ध की तैयारी करोगे उतना अच्छे से युद्ध लड़ सकते हो। जब आप टेस्ट दो ना, तो टेस्ट को इस तरीके से दो कि वास्तव में आपका क्या हो रहा है, एग्जाम ही हो रहा है। हम टेस्ट देने जाते हैं, पड़ोसी से बातें करते करते टेस्ट देते हैं, या फिर 4-5 पड़ोसी एक साथ जो ग्रुप होता है ना, आप पंचवर्षीय योजना की तरह चलते हो, ठीक है, पांचों एक दूसरे से डिस्कस करके फिर सवाल करते हो। फोन पड़ा है साइड में, फोन देख रहे हो मजे से, कोई मैसेज आ रहा है मैसेज देख रहे हो और उधर सवाल अटेंड कर रहे हो। इस तरीके से टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट आप बिल्कुल वैसे ही दो जैसे आप एग्जाम में देने आते हो। फोन या तो घर पे छोड़ के आओ, घर पे छोड़ के नहीं आओ तो एक जगह जब तक टेस्ट दो फोन को रख दो। पड़ोसी आपका क्या कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी आपका टीप के कर रहा है, 2 पड़ोसी बातें कर रहे हैं, मिलके सवाल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे टेस्ट ऐसे देना है जैसे मैं एग्जाम में देता हूं। और जब आपकी ये आदत पड़ जाएगी तो सोचो आपका सिलेबस खत्म होते होते कम से कम आप 20 से लेकर 40 टेस्ट दे दोगे। और इतनी बार अगर आपने टेस्ट देने की आदत दे दी ना, तो याद रखना एग्जाम के अंदर एक तो आपके जो अचानक से हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन आती है पेपर देख के, वो चीज काफी हद तक कम होगी। जब आप यहां टेस्ट नहीं दोगे, अचानक से आप हॉल में पहुंचे एग्जाम हॉल में और पता चला ओएमआर भरने में आपने गलती कर दी, क्योंकि यहां आपको ओएमआर मिलेगी, तो यहां अगर आपने ओएमआर में गलती की है तो आपके माइंड में रहेगी कि ये गलती मुझे वापस नहीं करनी है। और अगर वहां मेन हॉल एग्जाम के अंदर ही ओएमआर में गलती हो गई, आधा दिमाग तो वहीं चला गया कि अब क्या होगा, और जो आपको आ रहा है उसमें से आधी चीजें सडनली क्या हो जाएगी, गायब। मेन टेस्ट इसलिए दे दो ताकि आपके ओएमआर में मेन एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हो। जितनी गड़बड़ी करनी है यहां कोचिंग के अंदर कर लो। कोचिंग में तो क्या है, अगर आपने नाम गलत लिख दिया, मोबाइल नंबर गलत लिख दिए, रोल नंबर गलत लिख दिए, तो बोल दोगे भैया वापस दूसरी ओएमआर दो, दे दोगे और मिल जाएगी। वहां ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा, ओएमआर भरते टाइम में बहुत बार देखता हूं तुम गोले भरते हो ना, तो ऐसे गोले करके छोड़ देते हो बहुत बार जल्दबाजी के अंदर।
ये गोले कभी भी चेक होते ही नहीं है। या फिर गोले भरते भरते आप क्या करते हो, इतना बड़ा गोला कर देते हो, जो छोटा सा था उसको बहुत बड़ा कर दिया। हालांकि अभी तो यहाँ चेक हो जाएगा, ये जो मशीन है ये चेक कर लेगी, लेकिन जहां आप आरपीएससी और आरएसएसबी वाले जो है ना, वो मशीनें इतनी ज्यादा सेंसिटिव है को इस गोले को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। फिर वहां बैठे रहना, तुम्हारा सही हुआ सवाल जो है वही क्या हो जाएगा, बाहर कर देगा। और वो कहते हैं ना, एक हार्ड सवाल कभी भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोकता है। अगर एक इजी सवाल आपका गलत हो रहा है ना, तो आप लोगों से बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हो, क्योंकि हार्ड सवाल सबको ही नहीं आता है, तो सभी रेस में एक साथ बाहर होते हैं। लेकिन अगर सिंपल सवाल आपने गलती से भी गलत कर दिया ना, तो फिर आप रेस से बहुत पीछे छूट जाते हो। तो टेस्ट आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, कई बार संडे को टेस्ट होता है, हमें घर भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं, छोड़ दो छूट जाने से बेहतर। जब आप तैयारी कर रहे हो तो वो सारी चीजें एक बार छोड़ दो, जो बहुत कुछ अगर आपका बाद में छूटने वाला है उससे पहले ही छोड़ दो। हाँ, थोड़ा घर से लगाव कम करना पड़ेगा, लगाव है तो। हाँ, घर में बहुत ज्यादा जरूरी काम है, जाना भी पड़ता है, लेकिन टेस्ट देना है मतलब देना है। जिस दिन टेस्ट नहीं दे पाओ, उस दिन आपके क्लास खत्म होने के बाद वो पेपर लो ईमानदारी से, और वो पेपर टेस्ट दे दो, खुद दे दो। वो चेक नहीं करे कोचिंग वाले, वो अलग बात है, पर तुम ओएमआर लेके यहाँ बैठ के 2 घंटे टेस्ट दे के जाओ। फिर जब आंसर की आए तो खुद ही चेक कर लो कि मैंने इस टेस्ट में कितना पासिंग मार्क्स या कितने भी मार्क्स जो है वो एक्वायर किए हैं, वो आपको पता चल जाए। ये टेस्ट वाली आ जाती है। फिर तीसरी सिलेबस हो गया, टेस्ट हो गया, नोट्स हो गए, और एक लास्ट में चीज आती है लाइब्रेरी वाली, जो वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या है। लाइब्रेरी वाली मैं बताऊं, देखो हर एक चीज अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट लेकर आती है। मोबाइल फोन जब आया था दुनिया में पहली बार, तब सोचा था क्रांति हुई है, लेकिन आज की जो सिचुएशन आप देख रहे हो उसमें आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि मोबाइल से लाभ तो कम है, हानियां ज्यादा हो गई। बस वही चीज है लाइब्रेरी के साथ है। लाइब्रेरी में क्या सीन होता है, शुरू के 1-2 महीने 3 महीने आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे से कोचिंग आते हो, जब आपकी फीस पूरी हो जाती है आपको क्या मिल जाता है, ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। फिर आपके पड़ोसी यूं बोल देते हैं, या कोई भी हॉस्टल वाला पास में खड़ी का फ्रेंड या क्लास का फ्रेंड, वो कहता है यार क्लास में क्या बैठता है, क्लास नहीं, अपन लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लास देखेंगे, काम हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात ही यहीं आके खत्म हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो इस गलती में, वही 2 से 3 महीने क्लास आए, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स मिल गया, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई तुम्हें अगर ऑनलाइन ही तैयारी करनी थी तो कोचिंग की फीस देने का क्या फायदा, पहला तो ये पॉइंट। दूसरा है, जब आप ऑनलाइन लेते हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि अभी मेरा मन नहीं है पढ़ने का, इस क्लास को मैं कल भी देख सकता हूं, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। हाँ, लाइब्रेरी कब काम आती है, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, अब आप रूम पे ही हो, अब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है अगर रूम पे, तो फिर आप क्या ज्वाइन करो, लाइब्रेरी। अगर तुम क्लास छोड़ के फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती। अगर अभी भी आपको लग रहा है, मेरी पर्सनल राय नहीं, मैं आपको देख के बता रहा हूं कि ऐसा होता है, और यही गलती अपने को वास्तव में जाके नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, एक तो ये लाइब्रेरी। फिर आता है लास्ट एग्जाम का टाइम, क्योंकि जब आपका 100% सिलेबस कवर हो जाता है तो आपके पास हिस्ट्री की भी 4-5 नोटबुक बन जाती है, आपके आर्ट एंड कल्चर की भी 3-4 नोटबुक बन जाती है, या 1-2 बनेगी। टोटल मिला के पता चला कम से कम 20 से 25 नोटबुक बन गई है, कॉपियां बन गई हैं। क्या 20 से 25 कॉपियां, हर कॉपी में कम से कम 150 पेज होते हैं कम से कम। टोटल कितने पेज हो गए, 3000 पेज। अगर आप मशीन की तरह 1 मिनट में 1 पेज भी पढ़ो ना, तो कम से कम आपको 50 घंटे लगेंगे पढ़ने में, लगातार पढ़ो तो। और 50 घंटे न तो आप पढ़ सकते हो, न ही एग्जाम से पहले आपके पास में 50 घंटे का टाइम होता है कि आप पढ़ो। तो इस टाइम एक चीज आती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, ये आपकी तरफ से करना पड़ता है। कहता ना, खाली कोचिंग में आने से सिलेक्शन नहीं होता। और मैं पहले कह दूं, कोचिंग का जो रोल होता है केवल 5% होता है सिलेक्शन में। 95% तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मरे कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोचिंग वाले कितनी मेहनत कर दे, आपके टीचर कितनी मेहनत कर ले, ठीक है, आपके घर वाले आपको कितना ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे दे, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ यही चीज आती है शॉर्ट नोट्स वाली। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो
कोई भी सब्जेक्ट, देखो आपका तरीका हो सकता है अलग, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जैसे सपोज करो आप पहला पेज आपने खोला, आप नोटिस करना कभी भी हर कॉपी का, हर सब्जेक्ट का पहला पेज हमें इतना अच्छे से याद होता है ना कि चौथे नंबर पर कौन सी लाइन में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है वो भी पता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई हमें मोटिवेट करता है या जब भी कभी हमारे मन में आता है कि अब तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं, ठीक है, पढ़ना शुरू करते हो, पहले पेज से ही स्टार्ट करते हो, ठीक है, 4 दिन 5 दिन पढ़े, मोटिवेशन हो गया साइड में, फिर वही पुरानी कहानी, फिर 15 दिन बाद याद है कि मुझे पढ़ना भी है, फिर वापस शुरू करते हो, पहले पेज से शुरू करते हो। तो पहला पेज बार बार रिवाइज होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद होता है। तो वही चीज दूसरे पेज के साथ, 10वें पेज के साथ क्यों नहीं कर सकते? भाई आप पहला पेज जब बार बार रिवाइज करते हो, अच्छे से याद हो रहा है, तो 10वें पेज तक भी तो याद हो सकता है अच्छे से, यानी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही चीज यहां पर आती है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं कि जो टॉपिक आपके 20 पेज में है उस टॉपिक को 2 से 3 पन्नों में निपटा देना, यही होता है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखी होती है। शॉर्ट नोट्स में जब आप पहली बार पढ़ते हो, दूसरी बार पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो, चौथी बार पढ़ते हो, एग्जाम से जब 2 महीने 3 महीने पहले की बात आती है, तब इस पेज के अंदर लगभग 90% चीजें आपको पता रहती हैं। केवल 10% ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं याद होती हैं। बस उसी चीज को यहां पर क्या करना है, नोट करना है कि अब मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी इसके आगे वाली चीजें मुझे पता है पहले से। और वही टॉपिक आपका जो 20 पेज में था वो 2 से लेकर कितने पेज में आ जाता है, 3। अब शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या है? शॉर्ट नोट्स का फायदा ये आता है कि जब भी कभी हमारी आदत होती है, जब भी कभी हम पढ़ने बैठते हैं ना कि चलो आज राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ का जो है इतिहास वो पूरा करता हूं, लेकिन हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पेज गिनते हैं कि 20 पेज का है, 30 पेज का है। अगर ज्यादा पेज का है, आधा हौसला तो वहीं खत्म हो जाता है, यार इतने लंबे पेज है कब पढ़ूंगा। और वही अगर टॉपिक पता चले 4 पेज में खत्म हो रहा है तो हमारा हौसला दुगुना हो जाएगा, 4 ही तो पेज है, अभी खत्म हो जाएंगे। बस शॉर्ट नोट्स हमारे जो है वो यहां आके काम करते हैं। ये चीज हो गई। फिर लास्ट के एग्जाम का 1 महीना आता है। लास्ट के 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं। 1 महीने में सारी चीजें आपके साथ जो होती है ना वो सबके साथ कॉमन होती है। रात को पता चले भाई साहब नींद में सोते सोते भी याद आ रहा है, यार पॉलिटी में वो कहां लिखा था मुझे तो याद ही नहीं है। और फिर रात को उठ के कई बार मन में उत्सुकता रहती है, रात को 2 बजे भी लाइट खोल के कॉपी चेक करते कि वहां क्या लिखा है। ये सबके साथ होता है। कॉपी बंद करते ही ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म है, कुछ भी याद नहीं है। वो सबके साथ ऐसा होता है। इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट में जब भी कभी आपको लगे कि इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ भी नहीं आता, लास्ट का 1 महीना थ्योरी का नहीं होता है, लास्ट का 1 महीना जो होता है वो क्या करने का होता है, एमसीक्यू। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आती है और उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कम होती है। सिली मिस्टेक का मतलब होता है कई बार जल्दबाजी में नहीं है की जगह है पढ़ लेते हैं और वो सवाल अटेंड करके आ जाते हैं। फिर मन में आता है कि यार सवाल पेपर बहुत सिंपल था, ये भी हो गया वो भी हो गया, सब हो गए। बाहर आके जब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे ना तब बोलोगे ये क्या हो गया। बस यही चीजें आती है और ये चीजें कम करनी है तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा होगा सही। अब सवाल आता है कि सर किताबें ही नहीं मिलते एमसीक्यू की, तो गूगल बाबा जिंदाबाद है। गूगल में इतना भंडार पड़ा है ना क्वेश्चन का जिसकी कोई हद नहीं है। आप कितने ही क्वेश्चन लाके कर लो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्री में, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो, वहां से आपका शुरू हो सकता है। फिर आता है लास्ट का 1 महीने में ये चीजें, और 1 महीने में उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको नेगेटिव करते हैं। ये सब 1 महीना क्या, मैं तो कह रहा हूं अभी से उन लोगों से दूर हो जाया करो हमेशा जो आपको नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई तो कह रहा है अच्छा तू इस कोचिंग में पढ़ रहा है, इस कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इस कोचिंग में ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये आपको मिलेंगे साथ में। फिर बोलेंगे कि भाई तू ऐसा कर, उस कोचिंग के, जोधपुर की कोचिंग के, जयपुर की कोचिंग का नाम बताएंगे, उसके नोट्स ले ले, वहां से ले ले। फिर आप उसका कहना मान के वहां से वो नोट्स लेते हो, पता चले एग्जाम से 3 महीने पहले पहली बार उन नोट्स को पढ़ रहे हो, तो क्या वो नोट्स इतने अच्छे से तैयार होंगे जो आपके पहले खुद के पास है? मैं फिर कह रहा हूं हर नोट्स में केवल 5 से लेकर 10% का डिफरेंस होता है, बाकी सब में मैटर वही का वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। और उस 5-10% के चक्कर में जो आपके मेन नोट्स हैं वो आपको छोड़ने नहीं है। दूसरा, नेगेटिव लोग एक अलग तरह के और होते हैं जो आपको कभी एहसास ही नहीं दिलाते हैं कि वो नेगेटिव है। कैसे? आपका बहुत अच्छा पढ़ने का मन है, ठीक है, अब आप पढ़ने बैठ ही रहे हो, इतने में आपके दोस्त का फोन आता है, ले भाई आज चाय पे थड़ी पे बात करते हैं या बैठते हैं।
अब उसका पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए उसको थड़ी याद आ गई और आपको उसने बुला लिया, लेकिन आपका पढ़ने का मन था, आप थड़ी पे चले भी गए कि चलो दोस्त है, बुलाया है, जाना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप थड़ी से वापस आओगे ना भाई साहब, तब तक आपके पढ़ने का जो सेटअप था वो पूरा क्या हो गया, खत्म। तो उस टाइम आपके पास ये चीज होनी चाहिए, न कहने की आदत, ये तो विकसित करनी पड़ेगी। अगर आपका पढ़ने का मन है तो आपके दोस्त का फोन आया है, उसको बोलोगे भाई 1 घंटा मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद अपन थड़ी पे मिलते हैं। अगर वो मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर उसको हटाइस दो वहां से 1 महीने के लिए, मेरा यही मानना है। हटा दो, कोई बात नहीं। अगर दोस्त आपका सच्चा है, सही है दोस्ती आपकी, तब तो वो 1 महीने क्या, 1 दिन, वो 1 घंटे वेट भी कर लेगा आपको। केवल उसका मन था इसलिए आपको बुलाया है, तो और आपका मन था पढ़ने का, तो बेटर यही है आप किसको सेलेक्ट करो, पढ़ाई को सेलेक्ट करो। फिर जब आता है लास्ट के अंदर, तो लास्ट में आपके करंट अफेयर्स, तो हम अभी से करंट अफेयर की तैयारी करते हैं, अभी से लग जाते हैं, वो आपको गलती करनी नहीं है। आप डेली के 1 से लेकर 1.5 घंटे करंट अफेयर्स में दे रहे हो, 6 महीने तैयारी करते हो, लगभग आप कितने घंटे देते हो, 1000 घंटे करंट अफेयर को दे देते हो 6 महीने के दौरान, कम से कम दे देते हो। अगर डेली 1 से 1.5 घंटा देते हो, उस 1000 घंटे के अंदर भी करंट अफेयर में ऐसा सीन रहता है कि सवाल आप अटेंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी कहानी रहती है। इससे अच्छा है ये 1000 घंटे लास्ट के 5 महीने तक तो आप 1000 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दो, वो दूसरा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट का 1 महीना जब कोई अच्छी सी कोई बुक आती है या सर आपको कोई सजेस्ट करते हैं, वो कंटेंट आप लास्ट के 1 महीने में, करंट अफेयर्स ऐसी चीज है सबके लिए नया होता है, तो आपके लिए भी नया है, तो आप वहां से 1 महीने के दौरान करंट अफेयर पढ़ो, डेली के 2 की जगह 3 घंटे दो, और आराम से 90 घंटे 100 घंटे के अंदर आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में आने लायक सफिशियंट है कि अगर 5 सवाल मेरे आ गए तो 5 में से 4 सवाल तो मैं अटेंड कर लूंगा। 5 के 5 अपने को चाहिए ही नहीं, क्योंकि 5 के 5 के चक्कर में हम 100 घंटे की जगह 300 घंटे पढ़ लेते हैं, वो 200 घंटे कहीं और देते तो ज्यादा बेटर रिजल्ट निकलता। ठीक है भाई, अब आपके कोई सवाल हो तो मुझे बता दो, बाकी मेरे पास जो चीजें बताने लायक थी वो मैंने आपको बता दी है। कोई सवाल है आपका मन में? कोई सवाल नहीं है? ठीक है भाई, मिलते हैं कल, अपने सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपके सेकंड ग्रेड वाले कौन कौन है, सेकंड ग्रेड साइंस? हाँ, आपके केमिस्ट्री की क्लास है अभी आज 1 बजे, सबको पता तो है? ओके।